थोड़ी सी उम्मीद जागती है, कुछ परिचितों के नाम मिलते हैं, है ना, तो थोड़ी उम्मीद जागती है कि हाँ ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखा करो रिजल्ट्स, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, देखा करो। ठीक है, चलो। तो कल मैंने आपको बताया था कि सीजीपीएससी के सिलेबस में क्या होता है, सीजी व्यापम के सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, सारी चीजों पे हमने डिटेल में चर्चा कल की क्लास में किया है। आज हम लोग देखेंगे कि अलग अलग एग्जाम्स में हिंदी भाषा के सिलेबस में क्या रहता है, क्योंकि आगे जाकर के आपको हिंदी भाषा में पढ़ाऊंगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हिंदी भाषा आपके सीजीपीएससी में भी है, सीजी व्यापम में भी है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में हमको हिंदी भाषा दिखाई पड़ेगी, भले वो 5 नंबर की हो, लेकिन हिंदी भाषा रहनी जरूर है, भले वो 5 नंबर की हो। क्योंकि व्यापम के अधिकांश एग्जाम्स में जब से 100 नंबर का पैटर्न हुआ है, हिंदी या तो 5 नंबर की है या 10 नंबर की है, या तो अगर नया वाला सिलेबस आया सम परीक्षक का तो उसमें भी अच्छा खासा वेटेज, कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन हिंदी के रहने ही है, 1/3 क्वेश्चन क्योंकि हिंदी के रहते हैं। ठीक है, क्योंकि 150 नंबर का क्वेश्चन था तो वहां पे 100 क्वेश्चन हिंदी के रहते थे, तो सीधी सी बात है अभी भी उस हिसाब से अगर बांटेगा तो 66-67 क्वेश्चन बनते हैं। हो सकता है वो 65-35 का विभाजन करे सम परीक्षक में या अन्य कोई एग्जाम में, 5 नंबर तो दिखना ही दिखना है सर। एक अच्छी खबर आप लोगों के लिए यह है कि हो सकता है आगामी समय में ये एग्जाम आपको दिखे, एसीएफ का एग्जाम, क्योंकि 2020 के बाद अभी तक इसकी भर्ती नहीं हुई है। 2020 में लास्ट वैकेंसी आई थी असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, बहुत शानदार पोस्ट है, और ये ऐसा पोस्ट है ना जिसकी तैयारी बहुत सारे क्लास 2 ऑफिसर्स भी करते हैं। मैंने बहुत सारे जो तहसीलदार रैंक के हैं या अलग अलग विभाग में सहायक संचालक वर्ग के भी यदि अधिकारी हैं, उनको भी इस एग्जाम की तैयारी करते हुए देखा है, क्योंकि है ही बहुत शानदार पद, बहुत शानदार पद है। इसमें तो 2 साल आपको बढ़िया ट्रेनिंग में ऐसी ऐसी जगह घुमाएंगे ना जहां घूमने का आप सपना देखते हो, फोकट में घूमोगे। वहां जितने नेशनल पार्क हैं, जितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, यानी अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है, सब जगह फोकट में घूमो। हाँ, बढ़िया है कि नहीं? जितने अभयारण्य है वहां पर आपका फ्री में एंट्री रहेगा, कौन नहीं चाहेगा भाई, है कि नहीं? तो ये बहुत शानदार पद है। इसके अलावा क्लास 2 का पद है, डिप्टी कलेक्टर के रैंक का पद है, और इसमें प्रमोशन चैनल भी अच्छा है। आप राजस्व विभाग के बाद एक अच्छा चैनल यदि पाना चाहते हैं प्रमोशन का, तो ये बहुत अच्छा चैनल होता है, क्योंकि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर रोजगार चैनल या प्रमोशन का जो चैनल होता है ना वो बहुत ज्यादा आगे तक नहीं होता। जैसे रोजगार पंजीयन वाला जो अधिकारी बनता है ना, क्लास 2 ऑफिसर बनता है, उसमें बहुत ज्यादा प्रमोशन चैनल नहीं है। उसमें जब तक आपके सहयोगी जो डिप्टी कलेक्टर बने हैं वो जॉइंट कलेक्टर बन जाएंगे, तब भी आप रोजगार अधिकारी के पद पर ही रहोगे, क्लास 2 तब भी रहोगे, लेकिन डिप्टी कलेक्टर जॉइंट कलेक्टर बन जाए रहेगा। बहुत बड़ा पद होता है, बड़ा पद हो जाता है वो। ठीक है, तो ये जो एग्जाम है ना एसीएफ का, ये बहुत अच्छा चांस देता है आप लोगों के आगे बढ़ने के। और इसमें भी बता रहा हूं 2 पेपर होते हैं, एक पेपर में हिंदी अंग्रेजी जीएस ये वाला पोर्शन है, एक पेपर में साइंस का है प्योर। तो अच्छा खासा वेटेज, गणित भी है पहले पेपर में, तो अच्छा चांस होता है अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो। ठीक है, साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए बहुत अच्छा पोस्ट है ये। चल, तो अब हिंदी भाषा में क्या पढ़ना होता है, क्या हमारे सिलेबस में रहता है, इसकी बात करते हैं। अधिकांश कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी भाषा जो है ये आपको कुछ चैप्टर्स में बटे हुए दिखते हैं। अगर मैं उनको थोड़ा सा व्यवस्थित कर दूं तो हिंदी भाषा में हर एक सिलेबस में आपको वर्णमाला दिखाई पड़ेगी, वर्णमाला। अब वर्णमाला में मन में आएगा सर ये तो वर्णमाला मतलब अनार के आ से ज्ञानी के ज्ञा तक सब याद है सर अपने को। हाँ, हमको याद होना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हिंदी अगर विषय है तो हिंदी की वर्णमाला याद नहीं रहेगी तो कैसे चलेगा।
हिंदी की वर्णमाला में क्वेश्चंस बेसिक के साथ साथ थोड़े से कॉन्सेप्चुअल भी आते हैं, और वर्णमाला इतना बेसिक टॉपिक है कि हम 2 फीट हवा में रहते हैं कि ये तो बन ही जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है। अगर 5 क्वेश्चन भी आ रहे हैं और अगर बिना पढ़े जाओगे तो 3 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आप स्कूल में कितने भी अच्छे धुरंधर रहे हो, 3 क्वेश्चन तक बनता है। 2 क्वेश्चन वो होते हैं जो पढ़ने वालों से बनते हैं, और वही डिफरेंस कर देते हैं सिलेक्शन होने और ना होने का। इसीलिए हिंदी 100% बनना चाहिए। बहुत अच्छा विषय है स्कोर करने के लिए। तो वर्णमाला आपके सिलेबस में रहता है। वर्णमाला में क्या पढ़ना होता है सर? वर्णमाला के अंतर्गत हमको केवल वर्ण और स्वर, अक्षर, व्यंजन यही सब नहीं जानना है। इसके अंतर्गत हमको स्वरों का विभाजन भी देखना है। सारे वर्ण तो जानने ही हैं, सबकी परिभाषा देखनी है, लेकिन इसके साथ स्वरों का विभाजन देखना है, व्यंजनों का विभाजन देखना है, व्यंजनों का विभाजन देखना है। इसके अलावा हमको वर्णों का उच्चारण स्थल पढ़ना है। और क्या पढ़ना है सर? एक टॉपिक आप लोग सुने होंगे, इसको अल्प प्राण महाप्राण सुने हैं? नहीं सुने हैं यार? हाँ, अघोष और सघोष वर्ण, ये भी नहीं सुना आपने? हाँ, सुने होगे, हो सकता है सुने होगे, हो सकता है ना सुने हो सकता है सुने हो सकता है सुने थे सर लेकिन क्या होता है नहीं पता है, हो सकता है परिभाषा पता हो लेकिन कौन से वर्ण इनमें आते हैं वो ना पता हो। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं, सप्तभंगी नए, यही तो है। ठीक है, तो वर्णमाला में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमको अपनी वर्णमाला के पढ़ने होते हैं। स्वरों का विभाजन देखना है, व्यंजनों का विभाजन देखना है, क्वेश्चन आते हैं यहां से। और वर्णमाला ऐसा ऐसा टॉपिक है ना जहां से क्वेश्चन आना ही आना है। जैसे कुछ समय पहले आप लोग मंडी उप निरीक्षक का एग्जाम सुने होंगे, है ना? मंडी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ, कितने क्वेश्चन आने थे हिंदी में? हिंदी के 7 क्वेश्चन आने थे, और मानोगे 3 क्वेश्चन वर्णमाला के थे। 7 में से 3 क्वेश्चन वर्णमाला के थे। इतना इंपॉर्टेंट है वर्णमाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्णमाला को अच्छे से डेप्थ में जाकर के पढ़ाई करने की जरूरत है। अगर आप सोचेंगे ना कि एकदम सतही पढ़ करके वर्णमाला हो गया तो हो गया, ठीक है? थोड़ा सावधानी से चीजों को समझते हुए, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ोगे तो वर्णमाला नंबर स्कोर करके देने वाला टॉपिक है। वर्णमाला के बाद अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे शब्द रचना। शब्द रचना, शब्द रचना कहने का मतलब है नवीन शब्दों को बनाना, नवीन शब्द बनने की प्रक्रिया। अब नवीन शब्द बनते कैसे हैं सर? तो हमारी हिंदी में नवीन शब्द बनाने की 4 विधियां हैं। एक को कहा जाता है संधि, दूसरे को कहा जाता है उपसर्ग, तीसरे को कहा जाता है प्रत्यय, और चौथे को कहा जाता है समास। ये 4 टॉपिक्स आपके हिंदी के सिलेबस में रहता ही रहता है। इसके बाद शब्द रचना पढ़ने के बाद एक टॉपिक हमको पढ़ना है शब्द रूप, और शब्द रूप के अंतर्गत 3 टॉपिक्स आते हैं। पहला शब्दों का लिंग निर्धारण यानी लिंग, दूसरा वचन, और तीसरा कारक या इसी को कहा जाता है परसर्ग। वो कारक लिख दिए रहता है लेकिन इसको परसर्ग भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखना है। तो 3 टॉपिक आएंगे शब्द रूपों के अंतर्गत। शब्द रूप से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेंगे शब्द साधन, आपको शब्द साधन वाला टॉपिक मिलेगा। शब्द साधन में आप क्या पढ़ते हैं? शब्द साधन के अंतर्गत आप मेनली पढ़ते हैं शब्दों का विभाजन।
शब्दों का विभाजन, और इसमें सीखते हैं कि कौन सा शब्द किस प्रकार के शब्दों में आता है ना। मान लो अगर मैं कहता हूं कि संज्ञा, तो राम क्या है, एक संज्ञा है। तो मैं ये सीखूंगा कि कौन सा शब्द किस प्रकार के शब्द के अंतर्गत आएगा। कुछ शब्द जो है वो कब सर्वनाम होता है, कब विशेषण होता है ना। कई शब्द जो है वो किस प्रकार के सर्वनाम में आता है, सॉरी किस प्रकार के विशेषण में आता है। कोई शब्द जो है वो कैसे सर्वनाम में आता है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहां पर आकर के सीखते हैं शब्दों के विभाजन। शब्दों का विभाजन पढ़ने के बाद, अच्छा शब्दों का विभाजन अलग अलग आधारों पर होता है। आप 5 अलग अलग आधार पढ़ेंगे जिसमें शब्दों का विभाजन किया जाता है। इसी में आप पढ़ोगे विकारी और अविकारी शब्द, इसी में आप पढ़ोगे सार्थक और निरर्थक शब्द, इसी में आप पढ़ोगे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द, इसी में आप पढ़ेंगे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द, और इसी में आप पढ़ते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्दों को। तो ये पूरा विभाजन हमको देखना है। इसके अलावा संकर शब्द जैसे छोटे टॉपिक्स भी आएंगे बीच में, निपात जैसा छोटा टॉपिक आएगा, इन सब को हमको साथ में लेकर के चलना है। तो शब्द साधन में शब्दों के प्रकारों को हम जानेंगे और इनको पहचानना सीखेंगे। शब्द साधन पढ़ने के बाद, शब्द पढ़ लिए, अब शब्द पढ़ने के बाद हम आएंगे वाक्य में। तो वाक्य के अंतर्गत हमसे क्या पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो वाक्य से बेसिकली वाक्य की परिभाषा, वाक्य के भेद, वाक्य के अंग, वाक्य के आवश्यक तत्व, ये हमसे पूछे जाते हैं। और यहां से एकदम वन लाइनर फैक्ट भी बनता है और थोड़े डेप्थ में भी जाकर के क्वेश्चन आपसे किया जाता है। जैसे मान लो अगर मैं आपको पूछूं कि वाक्य के कितने आवश्यक तत्व होते हैं, कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? वो तो प्रकार हो गया। मैंने कहा वाक्य के कितने आवश्यक तत्व होते हैं? 6 आवश्यक तत्व होते हैं। वाक्य को 2 अलग अलग आधारों पर बांटा जाता है। तो आप जो जवाब दे रहे हैं वो रचना के आधार पर वाक्यों का विभाजन है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद और हैं, उनको भी पढ़ना है। ठीक है, अर्थ के आधार पर जो 8 भेद है उनको पहचानना सीखना है। रचना के आधार पर जो 3 भेद हैं उनको पहचानना सीखना है। आपको इसी के अंतर्गत मिलेगा वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, ये समझेंगे। और जब आप वाक्य के अंग समझ लोगे तो यहीं से रास्ता खुलेगा पदबंध को पढ़ने का, पदबंध को पढ़ने का, उपवाक्य को पढ़ने का। पदबंध और उपवाक्य को पढ़ने का रास्ता यहीं से खुलता है। ठीक है, अब यहां से आप आगे बढ़े। वाक्य हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है इसमें, व्याकरणिक अशुद्धियां। व्याकरणिक अशुद्धियां। व्याकरणिक अशुद्धियों में 2 प्रकार की अशुद्धियां आती हैं। एक शब्द की अशुद्धि और दूसरा वाक्य की अशुद्धि। ये 2 प्रकार के अशुद्धियों को हमको देखना है। शब्द की अशुद्धि इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि यहां से लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन दिखेगा आपको। हर बार एक एग्जाम में, मतलब एग्जाम में यहां का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, और ये क्यों जरूरी है सर? क्योंकि हम लोग हिंदी माध्यम के होकर के भी बहुत सारे शब्दों को सही रूप में लिखना नहीं जानते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि चलो भाई बताना कौन सा शब्द जो है वो सही लिखा है।
शब्द लिखा है निरोग, शब्द लिखा हुआ है अहिल्या, शब्द लिखा हुआ है द्वारका, और शब्द लिखा हुआ है अधोपतन। चलो बताओ कौन सा शब्द सही है? अधोपतन, ठीक है। और कुछ लोगों ने कहा ये सही है, एक ने कहा ये सही है, और आपके अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पहला सही है, ठीक, आपके हिसाब से ये सही है। हाँ सर, हाँ, चौथा सही है, बहुत बढ़िया, ठीक। आप दोनों सही हैं, चारों सही हैं? अरे भाई, फिर मैं ऐसा सवाल करता ही क्यों यार। हाँ हाँ हाँ, अधोपतन सही है, बहुत बढ़िया। क्या यार, चारों सही है बोलते हैं। अब बताओ, निरोग सही है। अच्छा, बैलेंस करते जा रहे हो क्या? 3 स्टार इधर, फिर 3 स्टार इधर। हाँ, निरोग सही है। आप चौथा वो दे। और मजे की बात पता है, ये सही है, बाकी तीनों गलत है, बाकी तीनों गलत है। मैंने कहा ना, हम हिंदी माध्यम का होके भी शब्दों को पहचानना नहीं जानते, तो ये सीखना पड़ेगा। निरोग में बड़ी ई होना चाहिए, व्याकरणिक रूप से ये सही होता है, न कि ये गलत है। अहिल्या नहीं सर, अहल्या होता है, ये सही होता है, न कि ये। अधोपतन नहीं होता सर, सही शब्द है अधः पतन, ऐसा, ये सही है, ना कि ये। द्वारका सही है। यहीं पे अगर मैं बोल देता ना द्वारिका, तो फिर सब लोग बोलते सर चारों सही है। अच्छा, गलत बोलता तो पक्का इसी को गलत बोलते आप, है कि नहीं? अगर मैं ये पूछता ना कौन सा गलत है, तो आप इस चीज को गलत बोलते, है ना? क्यों? इसका एकदम सीधा साधा कारण है। देखो, हमारे दिमाग में जो इमेज शब्दों की बनी हुई है, हम सोचते हैं कि वही सही है कि नहीं? हमारे दिमाग में शब्दों की एक इमेज बनती है और हमको लगता है कि वही सही है, जबकि वास्तविकता इससे थोड़ी अलग है। वास्तविकता यह है कि जो शब्द व्याकरणिक रूप से सही हो वो सही है, और जो व्याकरणिक रूप से गलत है वो गलत है कि नहीं? जो व्याकरण के हिसाब से सही है वो सही है, और जो व्याकरण के हिसाब से गलत है, शब्द शुद्धि में उसको गलत शब्द माना जाएगा। तो यहां पर 3 शब्द व्याकरणिक रूप से गलत हैं, जबकि द्वारका सही है, क्योंकि यहां पर द्वारक शब्द होता है। द्वारक पुल्लिंग शब्द है, जब इसको स्त्रीलिंग बनाया जाता है तो आ लगा देते हैं, द्वारका, न कि द्वारिका, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में ये सही है, बाकी 3 गलत है। आगे बहुत सारे भ्रम टूटेंगे सर, है ना? आगे बहुत सारे भ्रम टूटेंगे, पढ़ते जाओ सही बस। तो शब्द की अशुद्धियां हैं, वाक्य की भी बहुत सारी अशुद्धियां हैं, वाक्य में अनेक प्रकार की अशुद्धियां आपको मिलेंगी, तो उनको हमको पहचानना सीखना है। व्याकरणिक अशुद्धियों को पढ़ने के बाद एक चैप्टर में आपके रहता है, एक चैप्टर में आपके रहता है पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और शब्द युग्म। ये 4 टॉपिक आपके सिलेबस में रहते हैं। इसको पढ़ने के बाद आप जब आगे बढ़ते हो तो आपको मिलते हैं कौन? मुहावरे, लोकोक्तियां। हिंदी की दूसरी क्लास है भाई, हिंदी की दूसरी क्लास है यार। हाँ, ठीक है।
हाँ, इसके बाद एक टॉपिक आपका आएगा मुहावरे, लोकोक्तियां, ये आपके सिलेबस में रहता है। व्यापम के सिलेबस में एक टॉपिक ऐड किया जाता है, वो है रस, छंद, अलंकार। लेकिन ये ध्यान रखना कि सीजीपीएससी के अधिकांश एग्जाम में ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं होता। तो रस, छंद, अलंकार ये आपके सिलेबस में होता है। तो ये सारा टॉपिक मिल करके बनता है क्या? हिंदी का सिलेबस। ये हिंदी का सिलेबस बनेगा, इतना पूरा मिल करके। ठीक है, अब थोड़ा सा लगा होगा कि हिंदी का सिलेबस इतना भी छोटा नहीं है ना? हिंदी का सिलेबस इतना भी छोटा नहीं है, ठीक ठाक बड़ा है। और वेटेज भी अगर देखोगे तो बहुत सारे एग्जाम में जब 10 नंबर का वेटेज मिलता है अपने को और हिंदी हमारी तैयार रहती, तो हम एकदम निश्चिंत रहते कि चलो यहां से तो 10 में 10 मिलेगा। ठीक है, तो हिंदी को अच्छे से तैयार करना है हर एक एग्जाम के लिए। ऐसा नहीं कि केवल एक एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में आप हो ना, तो किसी पर्टिकुलर एग्जाम को तैयार मत करो, आप सब्जेक्ट तैयार करो। सब्जेक्ट तैयार कहने का मतलब आप कंप्यूटर अच्छे से तैयार करो, हर एग्जाम में काम आएगा। आप गणित रीजनिंग तैयार करो, हर एग्जाम में काम आएगा। आप हिंदी अच्छे से तैयार करो, हर एग्जाम में काम आएगा। हम क्या करते हैं, थोड़ा गणित बन जाए, थोड़ी हिंदी बन जाए, थोड़ा ये बन जाए, थोड़ा वो बन जाए, आखिरी में 4 नंबर से रह गए सर। अरे थोड़ा थोड़ा काहे बना है? 2-4 सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए जो इतना बने कि भाई हमको कोई दूसरे एग्जाम के लिए, जब जैसे 1 महीने बाद भी अगर एग्जाम है ना, तो हमको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत मत हो, बस एक नजर मारे और चले गए, इतना तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो उस लेवल पर जाकर के अपने को तैयारी करनी है, तब आप आज के कंपटीशन को पार पाओगे। कंपटीशन है आज। ठीक है, कंपटीशन ऐसा नहीं है कि तोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ा जा सकता है, लेकिन उस लेवल की मेहनत अपने को करनी होगी। ठीक है, तो ये आपके हिंदी का सिलेबस है। अब सवाल ये कि सर तो क्या यहां डायरेक्ट एंट्री होगी? नहीं, सबसे पहले हम जानेंगे कि भाषा क्या है। सबसे पहला टॉपिक जो मैं हिंदी में पढ़ाता हूं, ये है भाषा बोध। ये सीजीपीएससी प्रीलिम्स में भी काम आएगा आगे जाकर के। हाँ, रवि सर ही पढ़ाएंगे भाई मैथ्स रीजनिंग। ठीक है, भाषा बोध ये हमको सबसे पहले देखना है। तो सवाल यह है कि भाषा बोध होता क्या है, इसमें हम पढ़ते क्या हैं। भाषा बोध के अंतर्गत हम जानने का प्रयास करते हैं भाषा को, कि भाषा क्या है। तो सबसे पहले भाषा की परिभाषा, क्या है भाषा। चलो, अब आपसे सवाल है, क्या है सर भाषा? भाषा क्या है नहीं पता? ए यार ऐसा मत करो यार। शैली को, अच्छा। हाँ सर, आप पीछे, हाँ बताओ। आपको बोल रहा हूँ यार, बाजू। बोल चाल में बोली जाने वाली क्या भाषा को भाषा बोलते हैं? हाँ, हाँ मैडम, भाषा तो भाषा है। हाँ, हाँ, वाक्य भाषा है। हाँ, ठीक है, मतलब सभी लोग इस बात पे सहमत हैं कि भाषा जो है ये हमारे भावों को दूसरों तक पहुंचाने का एक तरीका है, एक जरिया है, एक माध्यम है कि नहीं? तो भाषा को लगभग सभी लोग ऐसे ही परिभाषित करते हैं कि भाषा अभिव्यक्ति का एक माध्यम है कि नहीं? अभिव्यक्ति का एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। यही परिभाषा पढ़ते हैं हम, है कि नहीं? कि भाषा भावों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। अब हमको लगता है कि हमने तो बड़ी शानदार परिभाषा दे दी है।
आपको पता है ये परिभाषा आज से लगभग 2500 साल पहले दी जा चुकी है, और ये परिभाषा दी गई थी आचार्य पतंजलि के द्वारा। नाम सुना है आपने? कौन थे आचार्य पतंजलि? रामदेव बाबा के गुरु मत बोलना भाई। रामदेव बाबा के गुरु थे सर? नहीं। कौन थे आचार्य पतंजलि? आचार्य पतंजलि हमारे वो ऋषि हैं जिन्होंने भारतीय दर्शन परंपरा में योग सूत्र का प्रतिपादन किया है। 6 दर्शन होते हैं हमारे यहाँ। सांख्य होता है, योग होता है, न्याय होता है, वैशेषिक होता है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। 6 दर्शन माने गए हैं हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में। आस्तिक दर्शन टोटल तो 9 दर्शन है पुरानी परंपराओं में, लेकिन 6 दर्शन जो हैं ये आस्तिक दर्शन माने जाते हैं। यानी जो वेद के कथनों को प्रमाण मानते हैं उनको कहा जाता है आस्तिक दर्शन। तो ये 6 दर्शन जो हैं ये आस्तिक दर्शन है। इनमें से एक दर्शन का नाम है योग दर्शन, और इस योग दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन? आचार्य पतंजलि। तो आचार्य पतंजलि केवल योग की परिभाषा नहीं दिए थे, योग सूत्र नहीं लिखे थे, इनका बहुत जबरदस्त कार्य भाषा में भी है। ये बहुत बड़े भाष्यकार हैं। आज तक की परंपरा में अगर देखा जाए तो सबसे बड़े टीकाकार, सबसे बड़े भाष्यकार यदि किसी को माना जाता है तो आचार्य पतंजलि को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि आचार्य पतंजलि ने आचार्य पाणिनि द्वारा लिखी गई एक पुस्तक जिसका नाम था अष्टाध्यायी, इस अष्टाध्यायी पर एक टीका लिखी। टीका समझते हैं? भाष्य लिखा इन्होंने। भाष्य मतलब किसी भी चीज को इलेबोरेट करके समझाना, फैला करके समझाना, बताना कि भाई इसका भावार्थ ये है। जैसे आप रामचरितमानस देखते हैं तो रामचरितमानस लिखने वाले गोस्वामी जी तो चले गए, है कि नहीं? लेकिन उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक हमारे पास है, पुस्तक हमारे पास है। तो अनेक जो भाष्यकार हैं, अनेक जो कथावाचक टीकाकार हैं, वो क्या करते हैं? वो उनके द्वारा कही गई बात पर टीका करते हैं, भाष्य करते हैं, मतलब उसको अपने हिसाब से समझाने का प्रयास करते हैं। तो आचार्य पाणिनि की ये जो पुस्तक थी अष्टाध्यायी, ये पुस्तक बड़ी फेमस किताब थी। फेमस क्यों थी? फेमस इसलिए थी क्योंकि ये पूरे विश्व में व्याकरण की पहली किताब है। भारत में नहीं, पूरे विश्व में व्याकरण की पहली पुस्तक है। इसका मतलब अगर भाषा को नियमबद्ध करना किसी सभ्यता ने सीखा तो वो भारत की सभ्यता ने सबसे पहले सीखा कि भाषा के भी नियम हो सकते हैं। तो आचार्य पाणिनि ने क्या किया? संस्कृत भाषा को नियमों से बांधने का काम किया और उन नियमों को एक पुस्तक में संकलित किया, जिस पुस्तक का नाम रखा गया अष्टाध्यायी। 8 अध्यायों में बटा था ये किताब जो है, ये 8 अध्यायों में बटी थी और इसीलिए इसको नाम दिया गया अष्ट अध्यायी, मतलब 8 अध्यायों वाली पुस्तक। ठीक। अब ये जो अष्टाध्यायी है ये थोड़ी सी जटिल पुस्तक थी, क्योंकि यहां पर आचार्य पाणिनि ने जो बात कही थी वो सूत्रों के माध्यम से कही थी, सूत्र बताए थे इन्होंने। सूत्र कहें तो आज के समय में कोडिफाइड लैंग्वेज, आज के समय में जो कोडिफाइड लैंग्वेज होता है उसी को आप उस समय की भाषा में सूत्र बोल सकते हो। ठीक है, जैसे आप कंप्यूटर में देखे होंगे अचानक से स्क्रीन गोल होता है और अचानक प्रोग्राम रन करने लगता है, तो देखे होंगे एकदम गणित जैसा चलने लगता है सब। वो कोडिफाइड लैंग्वेज ही तो है कि नहीं? वो कोडिफाइड लैंग्वेज है। वो कोडिफाइड लैंग्वेज है जिसको हर कोई समझ नहीं सकता। कंप्यूटर आप चला सकते हो लेकिन उस लैंग्वेज को आप नहीं जानते हो। होता है ऐसा। मोबाइल आप चलाते हो, कई लोग चलाते हैं। आज भारत में लगभग 50% आबादी जो है वो मोबाइल से ग्रसित है। ठीक है, मोबाइल चलाती है नहीं बोल रहा हूं, मोबाइल से ग्रसित है। ठीक है, 50% आबादी। उनको पता है कि भाई कौन सा एप्लीकेशन कैसे खुलता है, वो सब पता है, लेकिन उसके पीछे क्या प्रोग्राम रन हो रहा है उसकी जानकारी हमको नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि वो सूत्र के रूप में है।
तो आचार्य पाणिनि ने ये जो पुस्तक लिखी थी अष्टाध्यायी, इसमें व्याकरण के नियम सूत्रों के रूप में हमको दिखाई पड़ते हैं, और सूत्रों को समझना हर किसी के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था। तो आचार्य पाणिनि ने क्या किया, सॉरी आचार्य पतंजलि ने क्या किया कि इन नियमों को सरल करके लिखने का काम किया और अपने भाष्य को एक पुस्तक में संकलित किया जिसका नाम रखा इन्होंने महाभाष्य। महाभाष्य, और इसी महाभाष्य में सबसे पहले भाषा की परिभाषा दी गई है। और आचार्य पतंजलि भाषा की परिभाषा देते हुए कहते हैं, भाषा को परिभाषित करते हुए कहते हैं, भाषम व्यक्तायाम वाची। भाषम व्यक्तायाम वाची भावम मनेन उपजन्ते। भावम मनेन उपजन्ते। अब मेरे हिसाब से परिभाषा अब समझ में आ गई। देखो कितनी आसान कर दिया आचार्य ने, है कि नहीं। आचार्य पतंजलि ने क्या कहा, भाषम व्यक्तायाम वाची, भाषा व्यक्त करती है बोलकर, भाषा व्यक्त करती है बोलकर। वाची, वाक धातु, वाक यानी बोलना, है कि नहीं, वाक यानी बोलना। तो भाषा व्यक्त करती है कैसे, बोलकर। किसको, भावों को। किसको अभिव्यक्त करती है, भावों को। कौन से भाव, जो हमारे मन में उपजते हैं या मन में उत्पन्न होते हैं। यही परिभाषा तो आपने कही थोड़ी देर पहले, यही परिभाषा तो आपने कही ना। क्या कही आपने, कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है जो हमारे मन के भावों को दूसरों तक संप्रेषित करता है कि नहीं। तो यहां से भाषा की परिभाषा निकली है। तो आचार्य पतंजलि भाषा के सबसे पहले परिभाषा देने वाले व्यक्ति हैं। और इसी परिभाषा में आचार्य पतंजलि ने यह बात स्पष्ट कर दी कि भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है कि भाषा शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है। तो किस धातु से, भाष धातु से। इसमें भी ध्यान रखना, वो विकल्प भी बड़े मजेदार देगा। वो विकल्प देगा ऐसा, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति होती है, विकल्प देगा भाष धातु से, विकल्प देगा भाष धातु से, विकल्प देगा भाष धातु से, विकल्प देगा भाष धातु से। तो ध्यान रखना, षटकोण का शाह होगा और उस पे बाकायदा हलंत लगा होगा। ठीक है, वही धातु है किसकी, भाषा की। तो भाषा शब्द की व्युत्पत्ति होती है संस्कृत के भाष धातु से। इस भाष धातु का अर्थ क्या होता है, बोलना। भाष का अर्थ क्या होता है, बोलना। तो जो बोलकर अभिव्यक्त करे, जो बोलकर दूसरों तक भावों को संप्रेषित करे, उस माध्यम को कहा जाता है भाषा। ठीक है, क्लियर है भाषा क्या है। अब यहां से अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट कहूं ना, तो इन दो किताबों के नाम सबसे पहले अच्छे से याद करो। आचार्य पाणिनि की पुस्तक, आचार्य पतंजलि की पुस्तक, और भाषा शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है, ये तीन फैक्ट एकदम अच्छे से दिमाग में बिठाना है। आचार्य पतंजलि ने लिखा महाभाष्य, आचार्य पाणिनि ने लिखा अष्टाध्यायी, और भाषा शब्द की व्युत्पत्ति हुई है भाष धातु से। क्लियर है यहां तक, बढ़े आगे। अब ये तो हो गया भाषा का इंट्रोडक्शन। अब आते हैं भाषा के प्रकार में। भाषा के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, इस पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अच्छा, भाषा के प्रकार कहने का क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, सोचो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। भाषा मतलब क्या, भावों की अभिव्यक्ति। तो भाषा के प्रकार कहने का मतलब ये हुआ ना कि हम अपने भावों को कितने तरीकों से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं।
इसी को तो कहा जाएगा भाषा के प्रकार। तो मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सकता है 3 तरीकों से। कैसे 3 तरीके? देखो, मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सकता है ध्वनियों द्वारा। ध्वनियों द्वारा भावों का संप्रेषण हो सकता है। दूसरा है, मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सकता है ध्वनि चिन्हों द्वारा। ध्वनि चिन्हों द्वारा भावों का संप्रेषण किया जा सकता है। और तीसरा, मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सकता है संकेतों द्वारा। अब तीनों को समझने की कोशिश करेंगे संकेतों द्वारा। तो सबसे पहले, भावों की अभिव्यक्ति कैसे होती है? ध्वनियों द्वारा होती है। कैसे? जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, है ना, मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो इस बात करने के टेक्निकल एस्पेक्ट को देखो, तकनीकी पक्ष को देखो, क्या हो रहा है। मेरे मुंह से कुछ ध्वनियां निकल रही हैं, इन ध्वनियों में कुछ अर्थ छुपे हैं। आप चूंकि इन ध्वनियों का अर्थ समझते हैं, इसीलिए मेरा भाव आप तक पहुंच जाता है। यही हो रहा है, यही हो रहा है ना। तो जब भावों का संप्रेषण करने के लिए हम ध्वनियों का सहारा लेते हैं या ध्वनियों के माध्यम से अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो भाव संप्रेषण की इस विधि को कहा जाता है मौखिक भाषा। ये मौखिक भाषा है जिससे कि हम अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। दूसरी विधि है ध्वनि चिन्हों द्वारा भावों का संप्रेषण करना। अब ये ध्वनि चिन्ह क्या होते हैं सर? ध्वनि चिन्ह कहने का सामान्य सा मतलब है ध्वनियों के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह। जैसे मान लो अगर मैं आपसे ये कहूं, ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? ये 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 क्या लिखा है? हिंदी पढ़ने नहीं आता यार? हिंदी नहीं आती आपको? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? और ये ध्यान दिए हो आप? ये चिन्ह एक ध्वनि विशेष से जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं ना? मतलब अगर मैं ये लिखता हूं ना तो आप टा नहीं बोलते, आप का ही बोलते हो। मैं अगर ये लिखता हूं ना तो आप फा ही बोलते हो, आप पा नहीं बोलते। और ये लिखता हूं तो आप पा ही बोलते हो, चा नहीं बोलते, है ना। इसका मतलब ये चिन्ह ध्वनियों के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह हैं। समझ आ रही बात? और ध्वनियों के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों द्वारा जब भावों का संप्रेषण होता है, तो भाव संप्रेषण की इस विधि को कहा जाता है लिखित भाषा। इसको कहा जाता है लिखित भाषा। और लिखित भाषा के माध्यम से हम अपने भावों का संप्रेषण कर सकते हैं। उदाहरण, जैसे आप कोई किताब पढ़ते हैं, जैसे आप अखबार पढ़ते हैं, जैसे आप रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ रहे हो, जैसे आप प्रेमचंद को पढ़ रहे हो। प्रेमचंद ने जब किताब लिखी तो क्या उनकी आवाज रिकॉर्ड है वहां? नहीं ना। उन्होंने कॉपी में अपनी कलम से कुछ चिन्ह बना दिए हैं, उन चिन्हों में अर्थ छुपे हुए हैं। उन्हीं अर्थों को हम समझते हैं उनकी किताब को पढ़ करके, है कि नहीं? कि होरी कौन से गांव का रहने वाला था, कौन सी कहानी, कौन से उपन्यास का पात्र है होरी? प्रेमचंद पढ़े हो? नहीं पढ़े हो यार? पढ़ना चाहिए यार किताब, ठीक है। किताबों को पढ़ने का सीधा सा मतलब होता है दूसरों के अनुभवों को जीना, है ना। दूसरों के अनुभवों को जीना ही किताब पढ़ना है। आप प्रेमचंद की किताब को पढ़ेंगे तो आपको उस समय समाज में क्या स्थिति रही होगी उसका आकलन थोड़ा सा हो जाएगा। कि होरी नाम का एक आदमी है, बेलारी गांव में रहता है, बेलारी उसके गांव का नाम है, अवध प्रांत का निवासी है। ऐसे उस समय समाज में छुआछूत भी है, उस समय समाज में ऊंच नीच का भेदभाव है।
मालगुजारी चल रही है, क्योंकि होरी भी एक समय पे मालगुजार था, लेकिन धीरे धीरे करके सब खत्म हो गया, गरीब हो गया बेचारा। उसकी इच्छा है कि एक बार जीवन में गौ का दान करना है, गोदान, समझे, ये गोदान है। तो आप जब पढ़ते जाओगे ना तो आपको दूसरों के जीवन से अनुभव मिलता जाएगा, आप सही गलत की पहचान करने में खुद सक्षम होते हो। ठीक है, इसीलिए किताब पढ़नी चाहिए। चलो, तो लिखित भाषा में भावों का संप्रेषण होता है किसके द्वारा? ध्वनि चिन्हों द्वारा। ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित कर दिए जाते हैं, उन चिन्हों के संयोजन से सार्थक शब्दों की रचना होती है, वो सार्थक शब्द मिलकर के वाक्य बनाते हैं, और वाक्यों द्वारा भावों का संप्रेषण जब होता है तो इस विधि को नाम दिया जाता है लिखित भाषा। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया रमन। ठीक, अब इसके आगे, इसके बाद तीसरी विधि, तीसरी विधि है संकेतों द्वारा भावों का संप्रेषण करना। संकेतों द्वारा भावों का संप्रेषण हो सकता है कि नहीं? डेली इससे गुजरते हो आप, ट्रैफिक सिग्नल से। ट्रैफिक सिग्नल में आप यदि खड़े हैं तो आप इसलिए खड़े हैं क्योंकि वहां पर लाल बत्ती जली हुई है। आपको न तो किसी ने ध्वनि के माध्यम से अवगत कराया, न कुछ लिख करके कुछ आया, मतलब वहां पर न तो मौखिक भाषा का प्रयोग हुआ और न लिखित भाषा का। वहां पर केवल 3 संकेत होते हैं, हर संकेत का कोई ना कोई अर्थ होता है। आप चूंकि उस अर्थ को समझते हैं इसीलिए ट्रैफिक सिग्नल का अनुपालन करते हैं, यही होता है। वहां पर कुछ लिख करके तो नहीं आता, और नहीं वहां से कोई आवाज निकाली जाती कि अरे घड़ी चौक से आने वाले रुक जाओ, है ना, तो इधर से आने वाले चलो, ऐसा कुछ बोला नहीं जाता। नहीं कुछ पट्टी लिख करके आती है वहां पर चिन्हों के माध्यम से बात की जाती है और संकेत करके आपको अवगत कराया जाता है कि भाई क्या होना है ना, आपको क्या करना है, ये संकेतों के माध्यम से आपको बताया जाता है। तो जब संकेतों द्वारा भावों का संप्रेषण होता है तो भाव संप्रेषण की इस विधि को कहा जाता है सांकेतिक भाषा। यह सांकेतिक भाषा है। ठीक है, तो मान लो अगर कल की डेट में मुझे एग्जाम में क्वेश्चन दिख जाए कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, मैं क्या लगा के आ जाऊंगा? नहीं लगाना है, 2 ही लगाना है, ध्यान रखना। भाव संप्रेषण की 3 विधियां जरूर है, लेकिन मान लो कभी क्वेश्चन आ जाए कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, तो आंसर लेना 2। कौन कौन सी? एक मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। बस, सांकेतिक भाषा को भाषा के प्रकारों में शामिल नहीं किया जाता, यह ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं तो फिर ये दिमाग में चलता है। और ऐसा क्यों नहीं करना है सर? क्योंकि कामता प्रसाद गुरु बोल के गए हैं। तो सर कामता प्रसाद गुरु इतना बड़ा आदमी है क्या कि हम उसकी बात माने? मानना पड़ेगा भाई। क्यों मानना पड़ेगा? हिंदी का व्याकरण वही लिखे हैं। ठीक है, और वो साफ कहते हैं अपनी किताब में कि चूंकि सांकेतिक भाषा का व्याकरण लिखना संभव नहीं है, इसीलिए इसको भाषा के प्रकारों में शामिल नहीं किया जा सकता। क्योंकि भाष का मतलब क्या होता है? बोलना, और संकेत बोलते थोड़ी है सर, संकेत तो संकेत होता है। ठीक है, तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा, इन्हीं दोनों को भाषा के प्रकारों में शामिल किया जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार आया है कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, तो भाषा के 2 प्रकारों को मान्यता है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, नहीं नहीं रहता है अविनाश। ठीक है, व्यापम का जो कॉमन सिलेबस है वो पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, वो एकदम स्पेसिफाइड रहता है। कुछ कुछ एक एग्जाम है जैसे एसआई मेंस है, वहां पर काव्य बोध, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये वहां पर रहता है। ठीक है, ये वाली जो बैच है ना, ये कॉमन सिलेबस के लिए है। तो कॉमन सिलेबस में क्या आता है? ये सारी चीजें जो मैंने आपको शुरू में बताई ना, ये सारी चीजें आपको इस सिलेबस में, इस बैच में कवर कराऊंगा मैं। ठीक है, और यही पूरा सीजीपीएससी का भी सिलेबस यही है। सीजीपीएससी में तो सिलेबस और छोटा है। सीजीपीएससी में आपको ये वाला हिस्सा नहीं पढ़ना है, नहीं आता क्वेश्चन। इतने ही भाग को पढ़ना है, वर्णमाला से लेकर मुहावरे और लोकोक्तियों तक, यहां तक पढ़ना है। यहां से क्वेश्चन आता ही नहीं है। ठीक है, चलो,
तो भाषा के दो प्रकार हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। अब एक छोटा सा टॉपिक है भाषा के गुण। आज हम लोग केवल ये जानेंगे कि भाषा क्या है, या इसी को भाषा की विशेषताएं भी आप बोल सकते हो, है ना। भाषा के गुण या भाषा की विशेषताएं, क्या गुण हो सकते हैं भाषा में, क्या गुण हो सकते हैं भाषा में। भाषा में चार बहुत प्रमुख गुण हैं। भाषा का सबसे पहला गुण है उसकी परिवर्तनशीलता। भाषा की सबसे पहली विशेषता यह है कि भाषा परिवर्तनशील होती है। ठीक है, मतलब भाषा, दुनिया की कोई भी भाषा हो, वो कभी भी स्थायी नहीं रहती, वो बदलती रहती है, वो चेंज होती रहती है। अब इसके बदलाव के पीछे क्या कारण होता है, इसके बदलाव के पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से 3 कारणों को सभी भाषा शास्त्री एक मत से स्वीकार करते हैं। कौन से 3 कारण है सर। पहला, भाषा पर क्षेत्रीयता का प्रभाव पड़ना। भाषा क्षेत्रीयता के प्रभाव में आकर के अपने रूप में परिवर्तन करती है। दूसरा, भाषा पर समय का प्रभाव पड़ना, क्योंकि हर भाषा हर समय एक समान नहीं रहती, वो समय के साथ बदलती है। और भाषा पर तीसरा प्रभाव पड़ता है सांस्कृतिक संक्रमण का, सांस्कृतिक संक्रमण का, और सांस्कृतिक संक्रमण के कारण भाषा अपना रूप बदलती है। तो यह भाषा का सबसे पहला गुण है कि भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा का दूसरा गुण, भाषा का दूसरा गुण होता है कि भाषा यादृच्छिक होती है, यानी यादृच्छिकता भाषा में पाई जाती है। क्या होता है आगे समझेंगे, है ना। तीसरी बात कि भाषा सदैव सरलता की ओर अग्रसर होती है। भाषा सदैव सरलता की ओर अग्रसर होती है। और चौथा कि हर भाषा के अपने लिपि या ध्वनि चिन्ह होते हैं। ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो, लिपि कहते हो। तो ये 4 ऐसे गुण हैं जो दुनिया की हर भाषा में आपको मिलेगा, हर भाषा में, चाहे वो परिवर्तनशीलता हो, चाहे यादृच्छिकता हो, चाहे हर भाषा का सरल होना हो, या हर भाषा का अपना ध्वनि चिन्ह होना, ये आपको हर भाषा में मिलेगा। तो सबसे पहला गुण है भाषा में परिवर्तनशीलता का होना। दुनिया की हर भाषा परिवर्तनशील होती है। अब सवाल यह है कि सर क्यों। तो इसके पीछे 3 कारण भाषा शास्त्रियों के द्वारा बताए जाते हैं। एक, भाषा पर क्षेत्रीयता का प्रभाव पड़ना, यानी भाषा क्षेत्रीयता के प्रभाव में आकर के अपने रूप में परिवर्तन करती है। कैसे सर, जैसे आप इसको ऐसे समझो कि हिंदी भाषा भारत में लगभग बहुत बड़े हिस्से में, लगभग 70% हिस्से में हिंदी बोली जाती है हमारे यहाँ, है कि नहीं। दक्षिण भारत को छोड़ दे और जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनको यदि छोड़ दिया जाए तो लगभग 50 से 60% हिस्सों में भारत में हिंदी बोली जाती है। अब एक चीज जरा मुझे बताना, क्या छत्तीसगढ़ में हम जो हिंदी बोलते हैं, क्या गुजरात में हिंदी ठीक वैसी ही है, या बंगाल में हिंदी ठीक वैसी ही है जैसे हम बोलते हैं। वहां पर हिंदी का रूप थोड़ा अलग है। जेठालाल की हिंदी सुनना आप, ये भाई है अलग, है कि नहीं। तो हमारी हिंदी, भिड़े की हिंदी वो अलग है, अय्यर की हिंदी अलग है। मतलब ये है कि आप हिंदी भाषा को यदि रेफरेंस में लेते हैं तो हिंदी भाषा अनेक अनेक क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में प्रचलित है।
है कि नहीं। इसी को बोला जाता है भाषा पर क्षेत्रीयता का प्रभाव पड़ना। अंग्रेजी कोई ले लो ना, ब्रिटिश इंग्लिश अलग है, अमेरिकन इंग्लिश अलग है, और हमारी हिंदी अलग है इन दोनों से। हमारी हिंदी अलग है इन दोनों से। हम भले शब्दों का प्रयोग करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश का प्रयोग ज्यादा करते हैं हम लोग, लेकिन उनको उच्चारण करने का तरीका हमारा खुद का है। हम अंग्रेजी को अंग्रेजों की तरह व्यवहार में नहीं लाते हैं, ध्यान देना, है कि नहीं। हमारे यहां आज क्रिकेट शब्द प्रचलित नहीं है ऐसा नहीं है, भारत में सब बोलते हैं, लगभग हर बच्चा क्रिकेट खेलता है। लेकिन गांव में आज भी एक बहुत बड़ा हिस्सा क्रिकेट नहीं खेलता, क्रिकेट खेलता है। समझ आ रही बात। है वही शब्द, है वही अंग्रेजी का शब्द, लेकिन हमने इसको अपने तरीके से ढाल लिया है, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति है ना सर शब्दों को सरल करने की। ठीक है। हर साल गांव में कोई ना कोई घर, किसी ना किसी घर में ट्रैक्टर खरीदता है, ट्रैक्टर नहीं खरीदता। होता है ना ऐसा, रीजन है ना सर, क्यों ऐसा? क्षेत्रीयता के प्रभाव के कारण। तो हर भाषा क्षेत्रीयता के प्रभाव से प्रभावित होती है। हर क्षेत्र में भाषा का रूप अलग अलग हो सकता है। भाषा पर समय का प्रभाव पड़ता है। भाषा समय के प्रभाव में आकर के धीरे 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 करके सरल होती जाती है। हमारे लिए संस्कृत के शब्द कठिन पड़े, इसलिए तो हमने सरल शब्द प्रयोग में लाया। क्षीर कठिन लगा तो खीर बना दिए, दुग्ध कठिन लगा तो दूध बना दिए, बनाए ना। करपट कठिन लगा तो कपड़ा बना दिए, कपर्दिका कठिन लगा तो कौड़ी बना दिए, नारिकेल कठिन लगा तो नारियल बना दिए, कदली कठिन लगा केला बना दिए, आम्र कठिन लगा आम बना दिए। क्यों? शब्दों को सरल करने के लिए। और ये एक दिन में नहीं होता है, शब्द धीरे 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 करके सरलीकृत होते हैं। तो हर भाषा में समय का प्रभाव पड़ता है। अंग्रेजी भी वैसी नहीं है जैसे 500 साल पहले थी, इसका भी रूप बदला है कि नहीं, इसका भी रूप बदला है। अगला, भाषा पर सांस्कृतिक संक्रमण का प्रभाव पड़ना। सांस्कृतिक संक्रमण का मतलब होता है दो संस्कृतियों का मेल होना, और जब भी दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं एक दूसरे को प्रभावित जरूर करती हैं। और प्रभावित करने की इस परंपरा में, इस श्रृंखला में, एक भाषा यानी एक संस्कृति के शब्द दूसरी संस्कृति में और दूसरी संस्कृति के शब्द पहली शब्द संस्कृति में आते हैं। जैसे हमारे यहां एक चीज समझो, क्या गरबा शब्द शुरू से है? नहीं है। हमारी संस्कृति का जब तक गुजराती संस्कृति से संक्रमण नहीं हुआ था, हम जानते भी नहीं थे कि गरबा क्या होता है कि नहीं। हमारे यहां आज के समय में देखोगे ओणम शब्द भी आ गया है, लेकिन क्या वो मूलतः छत्तीसगढ़ की सभ्यता का शब्द है? नहीं है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति का शब्द नहीं है, वो दूसरी राज्य से आया हुआ है कि नहीं। तो आप यहां पर ये देख रहे हो कि दूसरी संस्कृति जब पहली संस्कृति के संपर्क में आ रही है तो केवल सांस्कृतिक तत्वों का लेन देन नहीं हो रहा है, केवल रीति रिवाजों का लेन देन नहीं हो रहा है, शब्दों का भी लेन देन हो रहा है कि नहीं। हाँ, अंग्रेज हमारे यहाँ आए तभी तो हम जान पाए ना भाई अंग्रेजी क्या होती है, अंग्रेजी में शब्द क्या होता है, कैट क्या होता है, रैट क्या होता है, तब हमको पता चला। उसके पहले नहीं जानते थे हम। अंग्रेज भी नहीं जानते थे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, जब तक वो भारतीयों के संपर्क में नहीं आए थे। त्रिकोणमिति उन्होंने सीखा नहीं था, है कि नहीं। उनको अपने हिसाब से नाम दे दिया ट्रिग्नोमेट्री, मूल शब्द है वो त्रिकोणमिति। तो शब्दों को यदि आप ध्यान से देखें तो सांस्कृतिक संक्रमण के माध्यम से एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में शब्द जाते ही हैं। तो इन तीनों के कारण, क्योंकि शब्द अपना रूप बदल रहे हैं, तो क्या भाषा अपना रूप नहीं बदलेगी? सीधी सी बात है, मैं किसी शब्द को अन्य नाम से बुलाने लग जाऊं तो भाषा का रूप बदल जाएगा, है कि नहीं, बदल जाता है। तो रूप बदलता है, हर भाषा के साथ होता है। और ये तो हर भाषा में पहला गुण जो पाया जाएगा वो कौन है? परिवर्तनशीलता का। अगला गुण है भाषा में यादृच्छिकता का पाया जाना। अब इसको समझेंगे हम लोग कल की क्लास में, ठीक है। मुझे एक बार रिमाइंड करा देना कि यहां से कंटिन्यू करना है भाषा के गुणों से, ठीक है। चलो, तो ये कंटिन्यू करेंगे।
इसको पढ़ने के बाद फिर हम लोग वर्णमाला में एंटर करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने देखा है कि सीजी व्यापम और सीजी पीएससी दोनों यहां से क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो अगर ये नहीं पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से एक आध क्वेश्चन का नुकसान खुद करोगे। इसीलिए एकदम शुरू से चीजों को समझना और पढ़ना कंटिन्यू करना, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर, कोई डाउट नहीं, ठीक, मिलते हैं।